नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। इस बात की पुष्टि कई बार रेटिंग एजेंसियां भी कर चुकी हैं। देश मना रहा 26वां कारगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी और कारगिल युद्ध शहीद हुए लोगों को नमन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्नाव में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए और एआई ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। यूपी में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। इस बात की पुष्टि कई बार रेटिंग एजेंसियां भी कर चुकी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने एक सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताया है। ये डेटा 4 से 10 जुलाई 2025 के बीच सर्वे कर इकट्ठा किया गया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 59% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 45% से कम अप्रूवल रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर हैं। पीएम मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 4078 दिन पूरे कर लिए। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल को भी पीछे छोड़ा है। आज 26वां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है, जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1999 की कारगिल युद्ध के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने विजिटर बुक में अपने विचार भी साझा किए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री ने लिखा, कारगिल विजय दिवस देश के वीर जवानों के गौरव और विजय गाथा का अविस्मरणीय दिन है। वर्ष 1999 में हमारे जवानों ने ऑपरेशन विजय से दुश्मनों को घुटनों पर लाकर अदम्य साहस व पराक्रम की अमिट मिसाल पेश की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन सभी शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये राष्ट्र आपके त्याग व बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत शौर्य, अटूट संकल्प और अक्षुण्ण राष्ट्रभक्ति के प्रति कारगिल विजय दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ दुर्गम पर्वतों पर पराक्रम की अमर गाथा रचने वाले मां भारती के अमर वीरों को कोटिशः नमः। जय हिंद। लखनऊ में कारगिल विजय दिवस 2025 के उपलक्ष्य में एक गरिमामयी पुष्पांजलि
समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के दौरान राष्ट्र की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंगे सेनगुप्ता, PVSM, UYSM, AVSM, GOC NC मध्य कमान ने संपूर्ण कमान की ओर से पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। पूर्व सैनिक समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना की अदम्य साहस, संकल्प और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। हमारे वीरों के बलिदानों ने न केवल उस युद्ध में विजय सुनिश्चित की, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया कि वे सेना की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखें। पुष्पांजलि समारोह के उपरांत लेफ्टिनेंट जनरल अनिंगे सेनगुप्ता ने लखनऊ सैन्य स्टेशन पर पूर्व सैनिकों के साथ सौहार्दपूर्ण संवाद किया। आज का दिन 26 जुलाई हम कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं और ये पूरे भारतीय सेना की तीनों सशस्त्र सेनाओं में मनाया जाता है। और आज ही के दिन कारगिल पे विजय पाई गई थी। उसके पहले लड़ाई छोटी मोटी हुई, पूरे बटालियन की हुई, कंपनी की हुई और हमारे बीच काफ़ी ऑफिसर्स, JCOs और जवान शहीद भी हुए, लेकिन अंत में विजय हमारी हुई। तो आज का दिन स्पेशली लखनऊ वासियों के लिए दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं आज के दिन जीती थी पाकिस्तान के खिलाफ, काफ़ी कैजुअल्टी हुई थी उनकी, और जिस टर्म पे हम चाहते थे उस टर्म पे हमने लड़ाई का अंत किया। उसके बाद से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन भारतीय सशस्त्र सेना को जो आदेश दिए गए थे उसका पूरा पालन किया गया। मैंने कमांड किया था 5 राजपूत, जो कि कारगिल के ऊपर उस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर थी, छमजोड़ियाँ सेक्टर में। और उस समय जो है देश की जो परिस्थिति थी कारगिल के ऊपर, वो छमजोड़ियाँ सेक्टर में भी थी। और उस समय कारगिल के समय जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने प्रदर्शन किया, वो छमजोड़ियाँ के अंदर भी हम लोगों ने किया था। और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब जो है एक कारगिल को हम लोग एक टर्निंग पॉइंट के रूप में लेते हैं। देश में युद्ध को लेकर के जिस तरह से मान सम्मान दिया गया, और उसके बाद से कभी भी भारत ने समझौते के तौर पे किसी से बातचीत नहीं किया है, समझौते के तेर से हमने किसी ज़मीन की लेन देन नहीं की है। और भारत के सैनिकों का जो सम्मान दिया गया, वो सम्मान जो है आज तक चला जा रहा है, जो पहले नहीं दिया जाता था। सैनिकों को पूर्ण रूप से सम्मान दिया गया, उनके परिवारों को सम्मान दिया गया, उनको अलंकृत किया गया, और आज भी वो परंपरा कायम है। कारगिल विजय दिवस बड़े ही जोश और होश के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके पीछे हमारे उन वीर सैनिकों की शहादत मौजूद है। मैं उन वीरांगनाओं को भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके सुहागों की बदौलत आज हम हिंदुस्तान सुरक्षित हैं और हमेशा रहेंगे। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी कारगिल विजय दिवस को श्रद्धा और सुमन के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लखनऊ स्थित सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के निदेशक ब्रिगेडियर अतुल कुमार ने कार्यालय परिसर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि कर कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दिया। आज कारगिल विजय दिवस है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज के दिन हम अपनी विजय जो कारगिल में प्राप्त हुई उसको भी याद करते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उत्तर प्रदेश में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी में ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन वाराणसी द्वारा 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन 39 गोरखा राइफल्स, जिसे गंगा टास्क फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। आज से 26 साल पहले कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर हो रहे युद्ध के दौरान भारत के अमर सपूतों ने अपने दोस्तों और परिजनों को चिट्ठियां लिखी थी। लेकिन ये केवल चिट्ठियां नहीं थी, ये मां भारती के लालों की आवाजें थी। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर मौत से लड़ते हुए इन
रणबांकुरों ने घर वालों को जो लिखा आज वे आपके सामने हैं। उनकी कलम से निकले शब्द आज भी दिल में जोश और आंखों में आंसू भर देते हैं। 26 साल बाद भी उनकी वीरता और परिवार के प्रति उनका प्रेम हमें बताता है कि भारत वीरों की भूमि है। जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां जो कभी बर्फ की चादर ओढ़कर पूरी वादी को ठंडा कर देती थी, अचानक मई के महीने में धमाकों और बारूद की गंध से गर्म हो उठी थी। चोटियों पर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए कब्जा कर लिया था। अपनी सरजमी पर मौजूद दुश्मनों को खदेड़ने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया। मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पुनः अपनी चोटियों पर कब्जा कर विजय हासिल की। लेकिन यह विजय आसान नहीं थी। अपनी माटी की रक्षा के लिए 527 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दे डाला, जबकि 1300 से अधिक जवान घायल हुए। विपरीत परिस्थितियों में भी दुश्मन से लोहा लेते इन जवानों ने युद्ध के मैदान से जब अपने परिवारों को पत्र लिखे तो उन्हें पढ़कर हर एक की आंखें नम हो गईं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियों में उनकी वीरता और समर्पण देख हर भारतवासी ने गर्मजोशी से सलाम किया। आज कारगिल युद्ध को 26 साल हो चुके हैं, लेकिन उन रणबांकुरों के वक्त आज भी उनकी वीरता, देश प्रेम और परिवार से उनके बेजोड़ लगाव को तरोताजा कर देते हैं। अलीगढ़ में 26 जुलाई को इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यश रेजिडेंसी में राष्ट्रीय कारगिल विजय दिवस मनाया गया। साथ ही सुबह पूर्व सैनिकों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के पूर्व वीर सैनिकों ने भाग लिया। मंडलायुक्त संगीता सिंह ने कारगिल शहीदों की पत्नियों को सम्मानित किया। छब्बीस जुलाई को भारतीय सेना ने अपना कारगिल का विजय दिवस हासिल किया था और उन पाकिस्तानियों को जो कि हमारे एरिया, हमारी टेरिटरी में अपना इन्फिल्ट्रेशन करके हमारे एरिया को जिन्होंने कब्जा किया था, हमने उनको, हमारे पूर्व सैनिकों जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं पूरे देश से, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, पूरे देश के पूर्व सैनिक और पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के जो पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है और उसमें विशेष जो योगदान है कैप्टन असीम खान साहब, जो कि यहाँ के आईबीओ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है कि पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिक अलीगढ़ में, जो कि एक प्राचीन संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है, शिक्षा का एक केंद्र है, यहाँ पर हम लोग सब उपस्थित हुए हैं ताकि हमारी जो विधवाएं थी, वीर नारियां हैं जिन्होंने 1991 में अपने 99 में अपने पतियों को खोया, किसी ने अपने पुत्र को खोया, किसी ने अपनी बहनों को खोया, बहनों ने भाइयों को खोया, उनको हम सम्मान देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे भारतवर्ष से हमारे सभी एक्स सर्विसमैन एकत्रित हुए, उनके साथ युवा एवं वीर नारियां भी सम्मिलित हुई। आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की भव्यता आज की तिरंगा रैली से ही पता की जा सकती है। लगभग 500 लोगों की स्ट्रेंथ के साथ पूरे भारतवर्ष से, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब एक साथ हैं, एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को देश की पहली एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश उन्नाव कैंपस का उद्घाटन किया। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस अत्याधुनिक और स्मार्ट कैंपस में वैश्विक स्तर की सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी में SES और
KPMG के सहयोग से स्थापित 2 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सेंटर फॉर यूनिवर्सल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी उद्घाटन किया। ये सेंटर स्टूडेंट्स को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करेगा, नवाचार को बढ़ावा देगा और उनके उद्यमशील विचारों को साकार करने में मदद करेगा। इस अवसर पर उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह, मंत्री नंद गोपाल नंदी व उन्नाव के सभी विधायक मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी के इस प्रथम सत्र में प्रवेश लेने वाले मेरे सभी युवा छात्र छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावकों की उपस्थिति हम सबको अत्यंत आह्लादित कर रही है। शिक्षा में नई क्रांति लाने वाली एक ऐसी यूनिवर्सिटी आपको प्राप्त हुई है जो निजी क्षेत्र की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। बहनों और भाइयों, उन्नाव की जब हम बात करते हैं तो उन्नाव की अपनी पहचान साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से कलम के लिए, कौशल के लिए और अपने करिश्माई अंदाज के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन को केवल एक व्यक्तिगत उत्सव न बताकर संकल्प दिवस के रूप में मनाया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में चौहान समाज की ताकत, एकता और सियासी प्रभाव खुलकर सामने आया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। हजारों की संख्या में चौहान समाज के लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे। ये आयोजन न सिर्फ सामाजिक समरसता का प्रतीक बना, बल्कि 2027 की विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और चौहान समाज के बीच राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा भी नजर आया। इसे दारा सिंह की बढ़ती राजनीतिक ताकत का प्रतीक भी माना जा रहा है। बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेके जाने वाले हैं और देश में मोदी जी के नेतृत्व में 2029 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लेके जाएगा। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री के द्वारा इस देश में कई दशकों से जिसकी मांग होती रही जाति जनगणना का, जो जाति जनगणना कराने का हमारी भारत सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, आज चौहान समाज वो भी संकल्प लेके जाएगा कि आने वाले दिन में गांव-गांव तक लोगों को जागरूक करके सही कॉलम में अपनी जात का नाम दर्ज करा करके आने वाले दिन में सही तस्वीर सरकार के सामने रखने का संकल्प लेके जाएगा। उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को भव्य आयोजन की रूपरेखा तय की गई। विश्राम घाट पर 5100 दीप प्रज्वलित होंगे। मथुरा के 20 प्रमुख चौराहों व घाटों पर विद्युत सजावट की जाएगी। 17 स्थानों पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे। 5 मुख्य मंचों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी और साथ ही 20 छोटे मंचों भी कार्यक्रम होंगे। 325 कलाकारों की शोभा यात्रा निकलेगी। प्रमुख मंदिरों और मार्गों पर सजावट, स्वागत द्वार और चित्रकला शिविर का आयोजन होगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान पे मुख्य रूप से मेला हमारा आयोजित होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का नंदगाम में आयोजित होता है, बलदेव में आयोजित होता है, बरसाना में, गोवर्धन में आयोजित होता है। सभी जगह प्रशासन की ओर से, चूँकि पहली बार ऐसा हुआ था जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। उससे पहले सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया किसी सरकार ने। मीटिंग में जो हमारी तैयारी है उस पर विस्तार से वार्ता हुई। कैसे जितने लोग आएंगे जन्माष्टमी के पर्व पर, हम ब्रजवासी उनको कैसे अवगत करें, उसके जगह साफ सफाई, जाने की आने की, उनको रुकने की, इतना ही नहीं तो जगह जगह जो आयोजन हमारे जनपद में विभिन्न मंदिर हैं, चाहे वो गोकुल हो, चाहे आपका बलदेव हो, चाहे नंदगांव हो, बरसाना हो, वृंदावन हो, जन्माष्टमी का वो हो स्थान, सारी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों से अयोध्या न केवल आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभर रही है बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहली बार अयोध्या के राजश्री दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में यूपी मासिकान 2025 कॉन्फ्रेंस का 3 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के प्रख्यात सर्जन हिस्सा ले रहे हैं और नवीनतम चिकित्सा तकनीकों व नवाचारों पर चर्चा करेंगे। यह आयोजन न केवल चिकित्सकों के लिए ज्ञानवर्धन का अवसर होगा बल्कि अयोध्या को चिकित्सा के क्षेत्र के में एक नया मुकाम भी देगा। एक्चुअली हमारा एनुअल चैप्टर जो होता है, हमारा यूपी स्टेट का जो एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया है, उसका एक कार्यक्रम एनुअल होता है, मिड टर्म कॉन्फ्रेंस है और बड़ा ये हमारा एक सहयोग है। ये 50वां साल मनाया जा रहा है। 50 साल पूर्व जो यूपी चैप्टर की स्थापना हुई थी, तो हमारे यहाँ ये कॉन्फ्रेंस करने का हम लोग को अवसर दिया गया। हमारे यहाँ ये जो ऑर्गेनाइज सर्जरी डिपार्टमेंट कर रहा है, पिक्चर बनाते हो दिमाग में कि इस तरह से ऑपरेशन हो रहा होगा, ऐसी पिक्चर होगी। लेकिन जब लाइव ऑपरेशन, और सबसे अच्छा फायदा लाइव ऑपरेशन को होता है ना कि जब हम सर्जन ऑपरेट कर रहे हैं और 2 वे कम्युनिकेशन है, ऑपरेशन थिएटर की चीज आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और जो आप जो लोग बैठे देख रहे हैं वो तुरंत सवाल पूछते हैं कि ये कैसे किया आपने, या ये चीज क्यों नहीं करनी चाहिए। जो उनकी गलतियां हैं वो तुरंत अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। मेरठ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर कलाम को सलाम कार्यक्रम का आयोजन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाह नवाज हुसैन और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी रहे। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने अतिथियों का स्वागत किया। राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि भारत का मुसलमान सबसे खुशनसीब है और भाजपा उनके हित में कार्य कर रही है। सपा और कांग्रेस ने केवल फरेब किया। अब्दुल कलाम साहब की याद में आज जनपद मेरठ में हमने कलाम को सलाम ना इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आयोजित किया था, जिसमें हम सब ने कलाम साहब को याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी और भारत के समृद्धि में जो कलाम साहब का योगदान है वो अभूतपूर्व है, हम कभी नहीं भूल सकते। और ख़ास तौर पे मुसलमानों को अपना आदर्श कलाम साहब को मानना चाहिए। हमने आज ये संदेश दिया है और हमेशा कलाम साहब ने सकारात्मक तरीके से राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम सब की क्या भूमिका रहे, इसके लिए हम सबको प्रेरित किया है। हरदोई जिले में कारगिल विजय दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए देश की रक्षा में जान न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वीर नारियों, कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले योद्धाओं और भूतपूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। कारगिल वॉर में जिन हमारे सैनिकों ने भागीदारी दी थी और जो हमारे बीच में हैं, उनको एक सम्मान समारोह का आज कार्यक्रम सेंट्रल कमांड द्वारा आयोजित किया गया था। आज मैं उस कार्यक्रम में इनके बीच में उपस्थित था और जिन लोगों ने अपनी भागीदारी दी उनको सम्मानित करना, जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, जो सैनिक हमारे बहादुर सैनिक, को श्रद्धांजलि देना। और मैं समझता हूँ कि आज भारतीय सेना के वो सभी जवान जिन्होंने समय समय पर भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनको तो मैं नमन करता ही हूँ, साथ ही साथ उनके परिवारजन, उनको भी नमन करता हूँ।
कुशीनगर जिले में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। बाढ़ खंड विभाग द्वारा नदी के किनारे स्थित बांधों के मरम्मत, पिचिंग, नोज निर्माण, बोल्डर डालने और जाल बिछाने जैसे सुरक्षा कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। इन उपायों का उद्देश्य नदी के तेज बहाव से तटबंधों को बचाना और कटान को रोकना है। नेपाल से निकलकर कुशीनगर जनपद के लगभग 80 किलोमीटर क्षेत्र में बहने वाली गंडक नदी हर साल बरसात के मौसम में जिले के कई गांवों और सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि को अपनी चपेट में लेती है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सभी संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जा रही है। कुछ हिस्सों में जो है बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। इस वर्ष हालांकि बारिश कम हुई है, लेकिन जो यहाँ पे जो बाढ़ आती है वो जब गंडक में ऊपर पहाड़ों में जब बारिश ज़्यादा होती है या पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है तब हमारे कुछ तमकुही राज और खड्डा और इधर के जो कुछ एरियाज हैं वहाँ पे कुछ पानी भरते हैं और कुछ गांव हमारे हैं जो अलग हो जाते हैं। तो उनके संबंध में हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमने अपनी बाढ़ चौकियों को हमने एक्टिवेट कर रखा है और हम लगातार इस पर नज़र बनाए रखते हैं कि कितना क्यूसेक पानी जो है अभी नदी में है और कितना जो जल स्तर है वो कितना वक्त है। इसके अलावा कैनाल सिस्टम भी हमारे यहाँ पे काफ़ी रोबस्ट है, उस पर भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि कहीं पे कोई बंदा वगैरह ना टूट जाए। तो कुल मिला के बाढ़ के बारे में हमारी पूरी तैयारियां हैं। अयोध्या के प्राचीन मणि पर्वत मेले को लेकर राज्य कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अपनी टीम के साथ मणि पर्वत क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों ने कहा कि प्राचीन मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। ये मेला 29 जुलाई को शुरू हो रहा है और सावन के अंतिम दिन पूर्णिमा को रक्षाबंधन के पर्व पर समाप्त होगा। लगभग 14-15 जो बड़े स्थान हैं, बड़े टेम्पल्स हैं यहाँ पर, वहाँ से विग्रह यहाँ पर आते हैं और वो सिंबॉलिकली यहाँ पर झूला झुलाया जाता है। वो बहुत पुरानी परंपरा है ये अयोध्या में और उसी परंपरा का पालन करते हुए इस बार भी यहाँ पर उत्सव को मनाया जाएगा। तो उसके दृष्टिगत यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। नगर निगम के टीम, जिला प्रशासन, पुलिस सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग बस रिव्यू करने आए थे कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं उसमें, तो ये आवश्यक है कि वहाँ पर कोई क्राउड के इशूज अराइज ना हो, प्रॉपर मैनेजमेंट रहे, कहीं कंजेशन ना हो और मूवमेंट सभी श्रद्धालुओं का स्मूथ रहे और उत्सव में सब लोग अच्छे से एंजॉय करें, कहीं कोई समस्या ना हो। विख्यात मेला यहाँ पर होता है जहाँ पे पूरे अयोध्या जी से बहुत सारे मूर्तियाँ लोग लेकर के आते हैं। जो हमारी उत्सव मूर्तियाँ यहाँ आती हैं, यहाँ परंपरागत झूला होता है, आसपास के बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की भीड़ होती है। क्राउड कंट्रोल के हिसाब से जो भी आवश्यक इसमें ड्रिल है उसको कार्रवाई इसमें की जा रही है और जो सुरक्षा के लिए बरसात को देखते हुए जो आवश्यक प्रबंध है वो भी किए जा रहे हैं। हम लोग अभी से लेकर के अगले 24 घंटे में और युद्ध स्तर पर इसको कार्य करेंगे, जिससे बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम संपन्न हो। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष को शांत करने के लिए कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ संघर्ष विराम का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में कंबोडिया ने कहा कि वह थाईलैंड के साथ तत्काल संघर्ष विराम चाहता है। इससे पहले दोनों देशों के सेनाओं ने एक दूसरे पर रॉकेट और तोपों से हमले किए। इस भीषण हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 1,30,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। दोनों देशों ने संघर्ष शुरू करने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार,
नमस्कार, डीडी यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवांगी और स्वागत करती हूं आप सभी का स्वाद के आज के ताज़ा तरीन एपिसोड में। जी हां, एकदम फ्रेश एपिसोड एक नए गेस्ट के साथ। और भाई क्या कुछ खास बनने जा रहा है स्वाद के किचन में वो आपको पता चलेगा और उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ आज की हमारी गेस्ट का। तो अलका जी बहुत बहुत स्वागत है स्वाद के किचन में। तो क्या कुछ खास आज हमारे दर्शकों के लिए बनाने जा रही हैं? जी, आज हम आपके लिए स्पेशल सावन में ही या बारिश के सीजन में ही बनता है, उसको कहते हैं पतौड़ जी, और अरबी के पत्तों से जो बनता है। ओके। चाहिए चने की दाल, उड़द की दाल, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, नमक और मसाले में लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, पिसी खटाई और नींबू का रस, तेल और चाहिए अरबी के पत्ते। हमने जो चने की दाल और उड़द की दाल थी हमने उसको पीस लिया है अपने जितने भी स्पाइसेस डाल के, जो हमारे होल स्पाइसेस थे उनको डाल के, और हमें अब हमारे पिसे हुए मसाले इसमें मिलाने हैं। तो देखते हैं हमारी ये जो ग्राइंड दाल है पिसी हुई, इसको हम इसमें डालते हैं मिक्सिंग करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे उड़द की दाल और इसके बाद हम